हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 70th बीपीएससी मेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। 70th बीपीएससी मेंस जैसा बीपीएससी ने बताया था कि अप्रैल 2025 में संभावित है और ये डेट्स उन्होंने रिलीज़ कर दी है। एंड जो इसकी एप्लीकेशन है, मेंस एप्लीकेशन जो फॉर्म है, अब वो फिलअप जो होगा वो होगा 21 फेब से 17 मार्च तक। ऑलराइट, तो जब आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स आ जाता है मेंस एग्जामिनेशन का, वो है पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना। और जो 70th बीपीएससी सीसीई जो एग्ज़ाम है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसमें टोटल 27 पोस्ट हैं जिसको आपको फिलअप करना है। आपको प्रेफरेंस देना है कि कौन से पोस्ट पर आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी, आप कौन से पोस्ट पर जाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पोस्ट प्रेफरेंस पे ही बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप सर्विस में नहीं रहते हो तो अब तक आपको क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता पोस्ट के बारे में। आपको ऊपर ऊपर से पता होता है, आपको यूट्यूब वीडियो से पता चलता है एंड आपने कुछ कुछ रिव्यूज़ इधर उधर से सुने रहते हैं। बट इन दिस वीडियो मैं पूरे डेप्थ में आपको बताऊंगी कि सारे जो भी पोस्ट और कैडर हैं उनमें क्या कौन, मतलब हम उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी पोस्ट कितनी बेहतर है और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सूट करेगा, ये आप इस वीडियो के अंत तक आप जान जाओगे। आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा एंड देन यू कैन डू द पोस्ट प्रेफरेंस फिलिंग। तो पहले तो हम देखेंगे कि सारे जो पोस्ट हैं उसको मैंने कुछ पैरामीटर्स पे डिवाइड कर रखा है। उन पैरामीटर्स को लेके हम उस पोस्ट की एनालिसिस करेंगे, उस कैडर की एनालिसिस करेंगे एंड लास्ट में मैं अपनी तरफ से प्रेफरेंस बताऊंगी कि अगर आई वुड बी फिलिंग द 70th बीपीएससी मेंस फॉर्म तो मेरी क्या प्रेफरेंस रहती, सो दैट आपको भी एक आइडिया मिल जाए पोस्ट के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सी प्रायोरिटी बेस पे आपको रखनी चाहिए। एंड आई वुड से कि वो जो मैं प्रेफरेंस आपको बताऊंगी उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करिएगा। उससे पहले जो मेरी एनालिसिस रहेगी कुछ पैरामीटर्स पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए यू कैन फिल द पोस्ट प्रेफरेंस। अब जो मेरी जो लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस होगी वो तो मैं बता दूंगी आपको, बट उससे पहले हम सारे पोस्ट को एक एक करके देखेंगे। एंड बिफोर गोइंग अहेड, जो 70th बीपीएससी मेंस जो होने वाली है, आई होप आप लोगों ने शेड्यूल देख लिया होगा। इस बार शेड्यूल अच्छी बनी है। तो जैसे 25 अप्रैल को हिंदी है, उसी दिन ऐसे भी है। 26 को जीएस पेपर 1 है, 28 को जीएस पेपर 2 है एंड 29 को आपकी ऑप्शनल की क्वालिफाइंग पेपर है। तो जो भी 70th बीपीएससी मेंस मेंटरशिप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जो हमने टेस्ट की शेड्यूलिंग रखी थी वो रखी थी लाइक अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमने इसको रखा था। तो हो सकता है कि हम आपसे ही रिव्यू लेंगे कि क्या हम इसे थोड़ा आगे शिफ्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल। नहीं तो जैसे चल रहा है वी कैन कंटिन्यू डैट। तो बीपीएससी मेन से रिलेटेड मैं यही बोलूँगी कि अभी तक भी आपने अगर पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है प्लीज़ कर दीजिए, बहुत सुनहरा मौका है। मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगी, आप बहुत लेट हैं अगर आप अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि कल से स्टार्ट करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा, तो आप गेम मतलब रेस में बहुत पीछे हैं। लेकिन आप ये जो 2 महीने हैं इसमें भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेंस का जो पोर्शन है बीपीएससी का बहुत लिमिटेड होता है। अगर आपने पहले से भी कुछ पढ़ रखा है, प्रीलिम्स के लिए आपने एक होलिस्टिक तैयारी कर रखी थी, तो आपका मेंस अच्छे से हो जाएगा। और रही बात कि कौन सा नोट्स फॉलो करना नहीं करना है, अगर आपकी खुद की नोट्स है सबसे बेस्ट वही है, उसी को फॉलो कीजिए, उसमें थोड़ा अपडेट कर लीजिए करंट अफेयर्स का।
अगर नहीं है तो यू कैन ज्वाइन एंड गेट द नोट्स ऑफ आवर। आप नोट्स के सैम्पल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट नोट्स इन द मार्केट। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। डेटा, रिपोर्ट्स, the holistic coverage of the topic, everything is included in the notes, even the mind maps are given, जिसे आप रिवाइज कर सकते हो लेटर ऑन। हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में भी आपको माइंड मैप्स मिलेंगे एंड सारे डेटाज एंड जो नोट्स होंगे वो इंग्लिश मीडियम के कंपेरेबल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सो यू कैन टोटली रिलाई ऑन इट एंड फॉर द सैम्पल यू कैन चेक द सैम्पल्स एंड खुद ही एनालिसिस कीजिए कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दैट तो ले लीजिए। अगर कोई भी आपको मार्केट में भी अच्छी लगती है ले लीजिए, बट पढ़िए, अभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की लिस्ट भी मेरी यूट्यूब चैनल पर है, तो आपको ये भी कन्फ्यूज़न हो कि कौन सी टॉपिक्स पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, यू कैन टोटली चेक दैट आउट एंड फिर उससे आप टॉपिक लिस्ट सेग्रीगेट करके उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपका अच्छा जा सकता है मेंस, ठीक है। एंड जो पहले से लगे हुए हैं वो तो काफ़ी आपसे आगे हैं, बट यू आर नॉट दैट बिहाइंड। आप अभी भी कवर अप कर सकते हैं विद द प्रॉपर गाइडेंस और एक स्ट्रैटेजी के साथ चलिएगा तो बिल्कुल कवर अप हो सकता है आपका, ठीक है। सो पोस्ट प्रेफरेंस पे आते हैं हम। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो हमारी जो 27 पोस्ट अभी दिए हुए हैं, मैं वो खोल लेती हूँ जिसमें पोस्ट मेंशन है। सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन ऑफ द मेंस, जिसमें आप देखो यहाँ पे 27 पोस्ट है 70th बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 70th बीपीएससी सीसीई के लिए। ऑल राइट, तो इसमें आप देखो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस पैरामीटर्स पे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वर्क प्रोफाइल कि वर्क नेचर क्या है। फिर हम देखेंगे बेनिफिट्स में बहुत बच्चों को रहता है कि हमें गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कार मिलेगी नहीं मिलेगी, उस पर बात करेंगे। पोस्टिंग देखेंगे, पोस्टिंग इन द सेंस कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होगी या सब डिवीज़न लेवल पे पोस्टिंग होगी या ब्लॉक लेवल पे होगी या विलेज में होगी, तो ये हम देखेंगे। वर्क लाइफ स्टेटस, वर्क लाइफ बैलेंस होगा। वर्क लाइफ बैलेंस देखेंगे कि बहुत लोगों का ये भी क्राइटेरिया होता है कि उनको अपनी फैमिली को भी टाइम देना रिलेवेंट उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। सोशल स्टेटस, यस आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, द वन थिंग दैट यू क्रेव फॉर इज़ द सोशल स्टेटस और द सोशल रिस्पेक्ट दैट यू वांट एंड द प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स क्या होगा, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं इन पे डिवाइड करेंगे, इन पे पहले एनालिसिस करेंगे, देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू माय पोस्ट प्रेफरेंस इफ़ आई विल बी फीलिंग द 70th बीपीएससी मेंस। तो मैं 70th बीपीएससी मेंस नहीं दे रही हूँ, बट आई विल शेयर माय पोस्ट प्रेफरेंस कि अगर मैंने दिया होता तो क्या रहता मेरा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है अनुमंडल पदाधिकारी एंड वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, मीन्स ये है एसडीसी की पोस्ट। अब हम इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि एसडीसी की जो पोस्ट है बिहार प्रशासनिक सेवा जो है, जिसको यहाँ इन्होंने लिखा है अनुमंडल पदाधिकारी, तो इसमें रिक्तियाँ भी देख लीजिए आप, 200 हैं वैकेंसीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अब जब इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको पोस्ट मिलता है एसडीसी का। 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, बीपार्ड प्लस फील्ड को मिलाकर एसडीसी आप रहोगे। यस, ये बहुत डाइवर्सिफाइड है क्योंकि ये आपके डीएम के डिस्क्रिप्शन पे है, डीएम के विलिंगनेस पे है कि ये आपको किसी भी डिपार्टमेंट्स का चार्ज दे सकते हैं। ऑल राइट, तो अगर कोई भी डिपार्टमेंट का आपको चार्ज नहीं मिलता है देन यू विल बी द एसडीसी इन द कलेक्ट्रेट और आप डीएम के साथ ही रहोगे, कलेक्ट्रेट में ही रहोगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंडिडेट्स के बीच में परसेप्शन है कि एसडीसी इज इक्वल टू एसडीएम, विच इज़ टोटली रॉन्ग। एसडीसी आप कलेक्ट्रेट में रहोगे, एसडीएम जैसे डीएम जिला लेवल पे डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, एसडीएम सब डिविजनल लेवल पे मजिस्ट्रेट होते हैं। तो आपको पता है कि हमारे बिहार में टोटल 101 सब डिवीज़न है, जिसमें से 25 to 30% जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती है आईएएस ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद जो सीट्स बचती है फॉर अराउंड 70 to 75 उसके लिए बास के ऑफिसर्स होते हैं। एंड जब आप गैड की साइट पे आप जाओगे, जब इनकी लिस्ट आप निकालोगे और उसमें प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स देखोगे,
तो आप देखोगे कि जो एसडीएम बनने के चांसेस हैं वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की प्रमोशन अभी पेंडिंग है एंड एसडीएम रियलिटी नहीं है, एक इल्यूजन बन के रह गया है फॉर दी बिहार प्रशासनिक सेवा। तो अगर आप एसडीएम बनने के सोच में जाते हो कि यू विल बी द एसडीएम, सो दिस इज़ नॉट ट्रू। एसडीएम बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बोथ एट दी वर्क लेवल कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखना पड़ेगा, एज वेल एज द रिलेशनशिप लेवल जो आपको पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड दी डिफरेंट काइंड ऑफ एफिलिएशन जो आपको सर्विस में मेंटेन करना है। व्हेन यू गेट इनटू सर्विस यू विल गेट टू नो डैट। तो उस वो सब रिक्वायर्ड होता है, तब आप एसडीएम का पोस्ट लोगे। एंड जो एसडीएम है वो भी कोई प्रोमोशनल हायरार्की में नहीं है कि आप एसडीसी से प्रोमोट होकर एसडीएम बनते हो। नो, एसडीएम इज़ लाइक प्रभार आपको मिलता है, ठीक है। तो लाइक आप अगर एसडीसी हो तो यस यू विल गेट द पोस्ट ऑफ एसडीएम। अगर आप प्रोमोट होकर डिप्टी सेक्रेटरी बनते हो तो हाल ही में जो गैड है हमारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसका एक लेटर आया है कि डिप्टी सेक्रेटरी भी अभी भी एसडीएम बनेंगे। पहले क्या होता था, डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट एडीएम बनते थे, बट बिकॉज जो इतनी सारी वैकेंसीज आई है, 67th में भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी, अभी भी 200 वैकेंसीज है, तो एसडीसी की संख्या आपको पता ही है कि ज़्यादा हो जाएगी। तो नंबर इसके ज़्यादा हो जाएंगे तो कैसे फिर कैटर होगा, प्रमोशन में भी दिक्कत करेगी, एज वेल एज जो एसडीएम का जो एस्पिरेशन लेके लोग इसको चूज़ करते हैं वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल वर्क प्रोफाइल एंड प्रमोशनल एक्सपेक्ट्स हो गया। पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, ये प्लस पॉइंट है इसका। वर्क लाइफ बैलेंस अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, कौन सा प्रभार मिलता है, एंड ये टोटली डिपेंड्स अपॉन डीएम डिस्क्रिशन। और ये प्रभार लेने के लिए भी इंटर कंपटीशन काफ़ी होता है, इंट्रा कंपटीशन काफ़ी होता है अमॉन्ग दी एसडीसी कि मुझे कौन सा प्रभार मिलना चाहिए। तो आप कंटिन्यूसली जगल करते रहोगे, एसडीसी रहोगे तो, ठीक है। वर्क प्रोफाइल यस बहुत डाइवर्सिफाइड है वर्क प्रोफाइल आपका, कभी इस डिपार्टमेंट में हो कभी उस डिपार्टमेंट में हो, राइट। तो वर्क प्रोफाइल तो है इसमें बढ़िया। और फिर उसके बाद हम आते हैं कि प्रमोशंस मैंने बताया है कि डिले हो सकती है प्रमोशंस, क्योंकि अभी बहुत की प्रमोशंस बाकी है। अगर प्रमोशन भी हो जाएगी तो यू नो कि आपको एसडीएम बनोगे नहीं बनोगे, या कोई डिप्टी सेक्रेटरी भी बनोगे नहीं बनोगे, या कलेक्ट्रेट में एसडीसी ही रहोगे। सो दिस इज़ द रियलिटी। एंड एसडीएम वाला जो कन्फ्यूज़न आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बेनिफिट पे आते हैं कि बास की जो बेनिफिट है उस क्या मिलती है। तो यस आवास मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन की अवेबिलिटी, वहाँ पे आवास खाली है कि नहीं खाली है। तो यस आवास आपको अलॉटेड, कंफर्म अलॉटेशन किसी भी पोस्ट में मुश्किल है एक्सेप्ट पुलिस वाले जो सर्विसेज हैं, लेकिन अगर खाली होगा तो यस एसडीसीज को प्रेफर किया जाता है जिसमें आवास उनको मिलता है। एंड सेकंड कार भी एसडीसी जब तक आप रहोगे तो लाइक 2-3 एसडीसी एक कार शेयर करते हैं, वो भी आपकी प्राइवेट टाइप की नहीं होगी, ऑफिशियल यूज़ के लिए होगी। तो यस कार भी लाइक जब तक आप ट्रेनिंग में हो तब तक तो कार मिलेगी भी नहीं, एंड उसके बाद भी 2-3 एसडीसीज एक साथ कार को शेयर करते हैं। तो ये ओवरऑल एसडीसी और जो अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता का बिहार प्रशासनिक सेवा का ओवरऑल एनालिसिस था, ठीक है। अब हम सेकंड आते हैं पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक, डीवाईएसपी। सो जो लोग पुलिस में जाना चाहते हैं ऑब्वियसली ये उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब जो डीवाईएसपी है वर्क लाइफ बैलेंस पहले बात कर लेते हैं। तो ये आपकी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है एंड यू विल बी लाइक हैव टू बी विजिलेंट फॉर द 24 आवर्स, ठीक है। सेकंड आपका वर्क प्रोफाइल लॉ एंड ऑर्डर से ही रिलेटेड होगा, ऑल राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल लेवल पे भी होगी जब आप एसडीपीओ बन जाओगे तो। एंड बेनिफिट यस इसमें तो आपको बेनिफिट है, आवास भी मिलेगा, कार भी मिलेगा आपको, ऑल राइट। प्रोमोशनल बाकी अगर सर्विसेज से देखें तो यस इसमें प्रमोशन फास्ट होती है। अब थोड़ा हम रियलिटी देखते हैं। रियलिटी ये है कि डीवाईएसपी आप एसपी के अंदर रहोगे, सो आपका रेगुलर इंटरेक्शन एसपी के साथ होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ होगा आपका।
तो येस यू विल बी अंडर दैट एंड यू हैव टू बी अबाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द एसपी. तो इंडिपेंडेंट तो फील नहीं करोगे आप, बट येस पावरफुल पोस्ट है आपके अंदर, बहुत सारे सब स्टेशंस होंगे तो जिसके कारण पुलिस स्टेशंस होंगे. देन यू हैव द अथॉरिटी एंड द सोशल स्टेटस. तो येस सोशल स्टेटस हमने नहीं देखा, सोशल स्टेटस येस आपका काफ़ी हाई होगा. एंड डीवाईएसपी जब डीएसपी जब एसडीपीओ का चार्ज ले लेते हैं, जैसे एसडीसी अगर एसडीएम का चार्ज ले लेते हैं, तब वो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है. उसी तरह डीएसपी को अगर एसडीपीओ का चार्ज मिल जाता है, सो दिस इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल थिंग दैट एनी डीएसपी वांट्स. तो एसडीपीओ का चार्ज लेना, अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन देयर एसडीपीओ का चार्ज लेने में. वैसे डीएसपी आप हेड क्वार्टर में रहोगे, फाइल वर्किंग वगैरह ज़्यादा रहेगा आपका, और इवन जब इमरजेंसी सिचुएशंस रहेंगी विजिलेंट रहना पड़ेगा आपको 24 आवर्स. तो ओवरऑल जिनको पुलिस सर्विसेज में जाने का इच्छा है एंड दे वांट टू, यूनिफॉर्म जॉब से प्रेम है उनको, एंड वर्क लाइफ बैलेंस, तो यस आप पुलिस में हो तो वर्क लाइफ बैलेंस तो आप भूल ही जाओ, तो यू कैन टोटली गो फॉर दी डीवाईएसपी, राइट. देन आता है जिला समादेष्टा विच इज़ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, 3rd नंबर पे. तो ये मैं जो 3rd नंबर लिखा है ये जैसा नोटिफिकेशन में लिखा वैसे बता रही हूँ, ये प्रेफरेंस नहीं है. तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बेसिकली जो होम गार्ड्स होते हैं स्टेट्स में, एक ज़िला में, उनको ये रेगुलेट करते हैं. तो ये भी यूनिफॉर्म जॉब है, पुलिस ही जॉब है. देन इनकी भी जो ड्यूटी होगी एज ए फील्ड ऑफिसर तो नहीं होती है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी जब होगी तो इनको अधीक्षक का मिल सकता है, लेकिन एज ए फील्ड लाइक ये हेडक्वार्टर्स में ही रहेंगे, जहाँ पे होमगार्ड की वगैरह की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे ही ये रेगुलेट करते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऐसे यूनिफॉर्म जॉब है, तो एनी वन हु लाइक यूनिफॉर्म जॉब, पुलिस में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन इसको ऊपर रख सकते हैं. देन काराधीक्षक मतलब जेल एसपी. आप जेल के एसपी होगे, पूरा जेल को सुपरवाइज आप ही करोगे, पूरा देखोगे उसको. तो ये भी यूनिफॉर्म जॉब है एंड मतलब एक जिला का जेल आपके अंदर होगा, सो दिस विल बी रेगुलेटेड बाय यू ओनली. तो ये भी अच्छी जॉब अच्छी है, जिनको भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है यू कैन गो फॉर दैट. सोशल स्टेटस की अगर बात करें, यूनिफॉर्म है तो यस इतनी अवेयरनेस तो नहीं है लोगों में कि जेल एसपी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट क्या होता है, बट एक पुलिस वर्दी आप पहनोगे तो सोशल स्टेटस आपको ऐसे ही मिल जाएगा. एंड तो ये सोशल स्टेटस है. वर्क लाइफ बैलेंस एज यू नो कि पुलिस की जॉब है तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही. एंड प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स, येस प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स भी पुलिस में अच्छी है कंपेरेटिवली अदर सर्विसेज से, तो येस प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स भी है इसमें. अब आते हैं स्टैक, जिसको बोलते हैं राजकर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा. तो स्टैक का बेसिकली काम होता है रजिस्ट्रेशंस, जीएसटी से रिलेटेड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना एंड जीएसटी कलेक्शन को देखना, तो ये उससे काम होता है. तो दिस इज़ मोर लाइक ठीक है, लाइक 9 to 5 जॉब है. एंड कभी कभी होता है आपको फील्ड्स में जाना एंड चेक करते हो जाके, जब इन्वेस्टिगेट करते हो. वैसे ये मोर लाइक अ बैंकिंग जॉब है, 9 to 5 जॉब है. एंड येस आप कंसिडर कर सकते हो, लेवल 9 की पोस्ट है, तो येस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. जिनको भी लाइक फिनांस वगैरह, अकाउंट्स एंड जीएसटी वगैरह में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, अच्छे लगते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, तो यू कैन डेफिनेटली गो देयर. देन अवर निबंधक एंड संयुक्त अवर निबंधक. तो ये वाला जो पोस्ट है ये है सब रजिस्ट्रार एंड द जॉइंट सब रजिस्ट्रार. ये मेरी कैडर है बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस. तो ये वाली जो पोस्ट है इसमें बेसिकली आपका डीलिंग जो होगा वो लैंड रजिस्ट्री से होगा, मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने से होगा, डिफरेंट टाइप्स के डीड्स का रजिस्ट्रेशन है. इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बहुत इंडिपेंडेंट चार्ज आपको देता है, आपकी इंडिपेंडेंट ऑफिस रहेगी आपकी. एंड जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है रेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन से वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसीलिए लोग इसको प्रेफर नहीं करते रजिस्ट्रेशन सर्विस को, क्योंकि आप दूसरे से थोड़े से सेक्लूडेड हो जाते हो. तो इंडिपेंडेंट ऑफिस है आपकी. आपको यस इसमें कार आपको अलॉट होगा, आवास अगर होगा उस ज़िले में तो अब आपको ये मिलेगा. इसकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी ज़िला लेवल पे जब आप प्रोमोट होगे तब होगी, ऐसे आपकी सब डिविजनल लेवल पे इसकी पोस्टिंग होगी. ठीक है, लेवल 9 की पोस्ट है. एंड यस वर्क लाइफ अगर इसकी देखें तो काफ़ी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी है. वर्क अलॉटेड वर्क है आपकी. आपकी रजिस्ट्रेशन उस दिन की कंप्लीट हुई, देन यू आर फ्री टू गो. आपको रिपोर्ट्स मैनेज करना है,
रजिस्ट्री आपको टारगेट्स अचीव करना है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ओवरऑल दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस सर्विस। 7 नंबर है अवर निर्वाचन पदाधिकारी सब इलेक्शन ऑफिसर। तो सब इलेक्शन ऑफिसर अगेन लेवल 9 की पोस्ट है। एंड इलेक्शन से रिलेटेड जब इलेक्शंस आने वाले होंगे तब आपकी पावर बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि जो डीएम होते हैं वो इलेक्शन का कार्यभार जो भी होता है वो ज़्यादातर इनको चार्ज में दे देते हैं सब इलेक्शन ऑफिसर को, और ये ओवरऑल मैनेज करते हैं। तो देखिए जो भी पोस्ट है बीपीएससी में कहीं ना कहीं आपको सेक्टोरल तो रह जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल सब रजिस्टर्ड है तो यू आर ओनली डीलिंग विद द लैंड रजिस्ट्रेशन, सब इलेक्शन ऑफिसर है यू आर डीलिंग विद द इलेक्शंस। और टाइम टू टाइम आपको मजिस्ट्रेट ड्यूटी मिलते जाएगी ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएम, या कुछ इंपॉर्टेंट्स इवेंट्स आते गए तो आपको मजिस्ट्रेट ड्यूटी मिलेगी। तो सब इलेक्शन ऑफिसर यस, वर्क लाइफ बैलेंस इलेक्शन के टाइम थोड़ा सा आपका दिक्कत होगा, वैसे इट इज़ अ चिल जॉब, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। आ जाता है हमारा बिहार शिक्षा सेवा। बिहार शिक्षा सेवा जैसा नाम बता रहा है, आप पीओ के पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए, प्रोग्राम ऑफिसर, एंड देन उसके बाद आपका प्रमोशन होकर आप डीपीओ के चार्ज में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। उसके बाद आप प्रमोट होगे तो डीईओ बनोगे। तो पीओ हो, पीओ के पोस्ट है तो जो भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं वो आपके अंडर होंगे। स्कूल्स का निरीक्षण करना, अभी जो टीचर के रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं उसको देखना, और पूरे, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो बजट जाता है वो एजुकेशन में ही जाता है, तो काफ़ी स्कीम्स चलती है बिहार एजुकेशन सर्विस में। तो वो सारे स्कीम्स को देखना, मिड डे मील स्कीम्स को देखना, और भी जो भी स्कीम्स हैं जो हमें अचीव कर रहे, इनरोलमेंट देखना, बाईसाइकिल्स देना स्टूडेंट्स को देना, तो बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर आती है। तो ओवरऑल दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी नाइस जॉब, और नाइस प्रोफाइल यहाँ पे वर्क प्रोफाइल है। वर्क लाइफ बैलेंस भी डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड आप कितना लेना चाहते हो। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल कैपेसिटी और द इंडिविजुअल विलिंगनेस कि आपको कितना वर्क करना है। तो वर्क लाइफ भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीओ रहोगे तो ऑब्वियसली आप पे थोड़ा कम वर्कलोड होगा, डीपीओ बनोगे तो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा। बट ओवरऑल द वर्क लाइफ बैलेंस इज कैन बी सेड कि अच्छा है, इसमें हाई टू मीडियम के रेंज में है, डिपेंड्स करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। पोस्टिंग आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल ही पोस्टिंग होगी, जब आप पीओ रहोगे, डीपीओ रहोगे, डीईओ रहोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ही पोस्टिंग रहेगी। अब आते हैं सहायक निदेशक ADSS सामाजिक सुरक्षा कोषांग। तो जो समाज कल्याण विभाग है उसके 3 पोस्ट हमारे यहाँ में हैं, सहायक निदेशक SS, DE डिसेबिलिटी एस्टैब्लिशमेंट, एंड आपका एक है बाल संरक्षण जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो ADE, DE, ADSS एंड ADCP, तो ये तीनों समाज कल्याण से हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल आपकी पोस्टिंग रहेगी इसमें। और जो समाज कल्याण में जो भी लाइक चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको देखते हो कि बहुत सारे बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना। ADDE के रिलेटेड डिसेबिलिटी वाले हैं तो उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड करना। ADSS है फॉर एग्जांपल कुछ पेंशन स्कीम्स हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाओं के लिए कुछ स्कीम्स चल रही है, उनके बेनिफिट्स उसको पहुंचाना। तो ओवरऑल ये अच्छी पोस्ट है एंड यू कैन डेफिनेटली, ये लेवल 9 की ही पोस्ट है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है इसमें, क्योंकि आपको जैसे जैसे एप्लीकेशंस आएंगे वैसे वैसे आपको उसको क्लियर आउट करना है, बेनिफिट्स पुअर्स जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको बेनिफिट्स पहुंचाना है। एंड यस, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, लेवल 9 की पोस्ट है आपकी। एंड डीएम से आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता रहेगा, क्योंकि यह समाज कल्याण विभाग से हैं तो ऑब्वियसली जो सोशल सिक्योरिटी एंड जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें डीएम का ज़्यादा दिलचस्पी होता है। तो ओवरऑल आपका ये अच्छा प्रोफाइल है इसमें। एंड येस, आपको इसमें कार मिलेगी। एंड आवास भी अगेन डिपेंड करता है कि आपको आवास मिलेगी कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि जिला में आवास आपके लिए आवंटित है, अलॉटेड है नहीं है। अभी बहुत जगह आवास बन रहे हैं, तो धीरे धीरे जो भी हमारे बीपीएससी ऑफिसर्स हैं उनको धीरे धीरे वो अलॉटमेंट एक फिक्स हो जाएगा। तो आप वो भी इन द कमिंग ईयर्स यू कैन प्रिज्यूम कि वो आपको आवास मिल सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी आपको आवास मिल सकता है इसमें।
सेकंड आता है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट है, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर है, नॉट वेलफेयर ऑफिसर, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो माइनॉरिटी आपको पता है, जो हमारी जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये हमारे माइनॉरिटी में आते हैं। तो इनसे भी जो भी रिलेटेड स्कीम्स होती हैं या जो भी इनसे प्रॉब्लम होती है, तो ये इनके एप्लीकेशंस का रिड्रेसल करते हैं, जो भी इनकी प्रॉब्लम होती है, स्कीम्स होती हैं। तो ये भी वर्क प्रोफाइल इनका भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप पोस्टेड रहेंगे एंड माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे। लेवल 9 की पोस्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस अगेन अच्छा है इसका। एंड कार्ड भी आपको इसके लिए अलॉटेड है। एंड आवास अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी अवेबिलिटी आपको मिल सकती है। देन ईख पदाधिकारी बेसिकली जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है ईख से रिलेटेड, उसका रेगुलेशन करना एंड कितनी ईख का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इंडस्ट्रीज़ में जा रही है फॉर दी शुगर्स, और जो अभी हमें इथेनॉल की तरफ भी जा रहे हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री कितना प्रोक्योरमेंट कर रही है, ये सारी चीज़ को रेगुलेट करना। तो ये भी लेवल 9 की पोस्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस अगेन बहुत सेक्टोरल जॉब है, तो वर्क लाइफ बैलेंस ऑब्वियसली अच्छा होगा। सोशल स्टेटस ईख पदाधिकारी, ठीक है, आप जब बताओगे तो लोगों में अवेयरनेस तो फैलता ही है। बट ये सब कहीं पे भी बोल दोगे बीपीएससी ऑफिसर है, तो बिहार में तो ऐसे ही जानते हो सरकारी जॉब का कितना ज़्यादा डिमांड है। तो ठीक है, ऐसे सोशल स्टेटस तो उतना कोई जानते नहीं है ईख पदाधिकारी क्या होता है। जब आप डिटेल में अपने बारे में बताओगे तो यस आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यस ये सही जॉब है ये भी। देन 14 आता है नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। आपको जो भी हमारे मजदूर होते हैं उनके लिए आप एम्प्लॉयमेंट मेला लगाओगे, उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो ये भी सेक्टोरल ही है, आपको लेबर्स के लिए काम करना है। लेवल 9 की जॉब है। एंड जो श्रम संसाधन विभाग है उस हिसाब से ये वाली पोस्ट अच्छी है। तो यस यू कैन ऑल्सो गो फॉर डैट। देन आता है नियोजन पदाधिकारी, नियोजन हो गया। अब हमारा आता है सहायक योजना, बेसिकली एपीओ जो होते हैं, सहायक योजना पदाधिकारी। तो ये योजना विभाग में है, और जिसमें आपको होगा असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर। तो जो एमपी लैट्स के जो फंड्स आते हैं उनको आपको रेगुलेट करना, उनको आपको अप्रूव करना है। तो इसमें शायद होता है सहायक योजना पदाधिकारी, मैं श्योर नहीं हूँ, 5 लाख से 10 लाख तक का ये प्लान्स और स्कीम्स को अप्रूव करते हैं, जो एमपी लैट्स के थ्रू एमएलएज को जो मिलते हैं। एमएलएज का जो फंड है, एमपी लैट्स नहीं, एमएलएज का जो फंड है उसको ये अप्रूव करते हैं। और जैसे सड़क बनवाना है उसके लिए एमएलएज कुछ फंडिंग पास करते हैं, तो इसको ये अप्रूव करते हैं। तो मेजरली इनका ये काम है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। सोशल स्टेटस, यस आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ही कि हाँ क्या है ये जॉब। तो सोशल स्टेटस आपका ठीक है, उतना नहीं है लेकिन है। एंड आपकी जो पोस्टिंग होगी अगेन ये आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपकी इसकी पोस्टिंग होगी। एंड अनुमंडल लेवल पे भी आपकी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। लेवल 9 का ही जॉब है। देन उसके बाद अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एडीटीओ। तो एडीटीओ वही ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपको लाइसेंस दिलवाना है एंड ओवरऑल ट्रांसपोर्ट के रेगुलेशंस वहाँ देखनी है। तो लेवल 7 में कुछ ही पोस्ट हैं जो थोड़े बहुत अच्छे हैं, उसमें से एक एडीटीओ आता है। तो लेवल 7 का पोस्ट है। सोशल स्टेटस अच्छा है, डीटीओ को सभी लोग जानते हैं, सोशल स्टेटस अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस भी इसका अच्छा है। एंड प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स की भी देखें तो एडीटीओ से आप डीटीओ लाइक डीटीओ बनने, बहुत लोग एसडीसी भी डीटीओ का चार्ज में रहते हैं। एडीटीओ से डीटीओ बनने में मतलब ठीक है, प्रोमोशनल एक्सपेक्ट्स है इसमें, लेकिन इसमें बहुत सारा सीट एसडीसीज भी कवर कर लेते हैं। बाकी सोशल स्टेटस तो अच्छा है ही, और लेवल 7 का ये पोस्ट है। 17 नंबर पे हम आते हैं तो नगर कार्यपालक पदाधिकारी। अगेन ये लेवल 7 का पोस्ट है, और लेवल 7 में कुछ ही पोस्ट अच्छे हैं, जिसमें एमईओ भी वैसा पोस्ट है। एडीटीओ एंड एमईओ अच्छा पोस्ट है। तो एमईओ बेसिकली आप नगर विकास और आवास विभाग से है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल तो पोस्टिंग रहेगा, सिटी में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। एंड ओवरऑल आपको डिफरेंट स्कीम्स, वार्ड मेंबर्स, और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है। तो ये सोशल स्टेटस है, लेवल 7 की पोस्ट है। आपको कार भी मिलता है, आवास भी मिलता है। एंड लेवल 7 में अच्छी पोस्ट है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें ज़्यादा है, तो विच कैन बी अ बॉदर फॉर यू इफ़ यू, ऐसे तो आप कोई भी सरकारी जॉब में जाओगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 18 नंबर पे अब हम आते हैं आरडीओ। ठीक है, तो आरडीओ ब्लॉक लेवल पे आपकी पोस्टिंग रहेगी।
तो आरडीओ से बीडीओ का प्रभार मिल ही जाता है, भले आपकी प्रमोशन ना हो लेकिन बीडीओ का प्रभार आपको दे दिया जाता है। तो ऑब्वियसली आप जो भी ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे जितने भी स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो पूरे वीडियो पे आ जाते हैं। एंड डीएम के साथ आपका अच्छा कनेक्शन रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि कुछ भी विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आपको करना है तो डीएम आप ही को खोजेंगे। तो बीडीओ ओवरऑल लाइक जैसे एसडीएम होते हैं सब डिविजनल लेवल पे, बीडीओ होते हैं ब्लॉक लेवल पे, रूरल लेवल पे, जहाँ पे आपको सारे स्कीम्स एंड सारे डेवलपमेंट्स को देखना है। मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी आपकी बहुत लगती है। तो डाइवर्सिफाइड मतलब आप लाइक बहुत अच्छा काम करना चाहते हो, एक डाइवर्सिफाइड स्कोप देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव में, तो बीडीओ भी एक अच्छी पोस्ट है। अब इसमें है कि वर्क लाइफ बैलेंस तो इसमें भी बहुत कम है, वर्क लाइफ बैलेंस उतना है नहीं। सोशल स्टेटस काफ़ी है, बीडीओ को सभी जानते हैं, छोटे से छोटे गांव में चले जाओ वहाँ की भी आम जनता बीडीओ को जानती है कि बीडीओ कौन होता है। तो सोशल स्टेटस अच्छा है इसका। यस, कार्ड मिलता है, आवास भी मिलता है इसमें, कार्ड आवास दोनों मिलता है इसमें। अब 19 नंबर पे आते हैं तो राजस्व अधिकारी। तो आरओ जो है, ये मतलब सीओ जो जिनको प्रभार मिल जाता है, प्रमोशन नहीं होता लेकिन प्रभार दे दिया जाता है। तो आरओ रेवेन्यू ऑफिसर है। फॉर एग्जांपल लैंड रजिस्ट्री होती है जो सब रजिस्ट्रार करते हैं, फिर उसके बाद जो दाखिल खारिज होता है वो सीओ के यहाँ होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, लाइक आपको सर्टिफिकेट्स बनवाना है तो सीओ के यहाँ होता है। लैंड से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो सीओ के यहाँ सॉल्व होते हैं, आरओ के यहाँ सॉल्व होते हैं। तो लैंड से रिलेटेड जितने भी हैं वो इसी में होंगे। मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी आपकी काफ़ी लगेगी, एंड डीएम के साथ तो एनएसडीएम के साथ आपका काफ़ी इंटरेक्शन होता ही रहेगा। तो लेवल 7 का है वर्क लाइफ बैलेंस, इसका भी उतना अच्छा नहीं है, एंड आप पे काफ़ी प्रेशर रहेगा लैंड रिलेटेड रह के। और आपको पता है कि ज़मीन के जो विवाद होते हैं तो उसमें सीओ का बहुत ही बड़ा रोल होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो लैंड से रिलेटेड कोई भी मामला हो जाता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और सीओ उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस वजह से भी सीओ का जो पोस्ट है काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। बट लेवल 7 में देखें तो अगेन लेवल 7 में इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट जो लेवल 7 में है। 20 अब आते हैं, 20 में है एलईओ। एलईओ बेसिकली लेबर्स के लिए है। तो लेबर को रजिस्ट्रेशन कार्ड बांटना, कुछ स्कीम्स है उसके तहत लेबर को वो बेनिफिट्स पहुंचाना। तो ये मेजर काम इनका यही होता है कि लेबर से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हम करवा सकें। तो एलईओज़ का मेजर काम ये होता है ताकि वो जो भी बेनिफिट्स है, जो भी स्कीम्स चला रही है हमारी श्रम संसाधन विभाग, वो उन तक पहुंच पाए। तो लेबर रजिस्ट्रेशन कराना इनका सबसे मुख्य काम होता है। लेवल 7 का पोस्ट है ये। इसमें भी गाड़ी मिलती है क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन भी करवाते हैं। तो गाड़ी भी लाइक किसी मतलब ये डिस्क्रिप्शन पे है कि कहाँ आप किस तरीके से आप काम करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको गाड़ी मिलती है। आवास भी अगेन अवेबिलिटी पर है। तो लेवल 9 ऑफिसर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है आवास देने में। तो लेवल 7 को अगर आवास खाली होगा तो ऑब्वियसली मिल सकता है। बीपीआरओ आप पंचायत लेवल पे काम करोगे। ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं आपको उनसे, जो जनप्रतिनिधि आपका उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट रखेगा। जो मुखिया होते हैं गांव के, उनसे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। तो यस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है ही, मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी आपकी अच्छी खासी लगेगी ही। एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इसका भी वर्क प्रोफाइल है। तो लेवल 7 है। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें भी उतना अच्छा नहीं है, आई वुड से मीडियम टू लो चलेगा इसमें वर्क लाइफ बैलेंस। एंड कार भी अलॉटेड रहता है क्योंकि इसमें आपको फील्ड काम में ज़्यादा रहता है, तो कार भी आपको मिलती है इसमें। सप्लाई इंस्पेक्टर अगेन ये आपका राशन शॉप से रिलेटेड है। सप्लाई जो भी वर्क प्रोफाइल है सप्लाई राशन शॉप से ही रिलेटेड है। तो लेवल 7 की पोस्ट है, तो ठीक है, इसको हम नीचे देखेंगे। 23rd ये है आपका ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। तो ये सारे जो पोस्ट हैं काफ़ी सेक्लूडेड है, सेग्रीगेटेड है, मतलब एक ही चीज़ में आपको काम करना है। कोई फिनेंशियल पावर इनके पास होती नहीं है। एंड जो SC/ST हैं उन्हीं के वेलफेयर स्कीम्स के लिए आपको देखना है, एप्लीकेशंस रिसीव करना है, रिडेशल करना है। बट रिडेशल आप अपने लेवल से नहीं कर सकते हो, आपके जो ऊपर पदाधिकारी होंगे उनको आपको फॉरवर्ड करना है। तो ये ओवरऑल इनका काम होता है। देन प्रखंड अल्पसंख्यक, तो वही वाला है जो जिला स्तर पे था, ये ब्लॉक लेवल पे है, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो जो भी मुस्लिम सिख बुद्धिज्म और जैन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसको ब्लॉक लेवल पे आप देखोगे।
प्रोविजन पदाधिकारी मतलब जेल में ही आप सारे पुलिस प्रिजन्स रिफॉर्म्स, लाइक जो प्रिजन्स है उसमें रिफॉर्म्स के काम करोगे, एंड ओवरऑल आपका जेल का रिफॉर्मेशन, प्रिजन्स का जो रिफॉर्मेशन है वो आपके अंडर होगा। तो प्रोविजन पदाधिकारी का ये भी लेवल 9 का पोस्ट है, तो इसमें भी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है इसका। सहायक निबंधक सहयोग, तो ये हो गया आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। जो पीडीएस सिस्टम चलती है, जो पैक्स है उसमें राशंस का भी ये लोग देखते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स में काफ़ी राशंस का जो भी रेगुलेशंस है ARCS करता है। लेवल 9 का पोस्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है इसमें, एंड यू कैन टोटली गो फॉर डैट। इसको भी हम ऊपर रख सकते हैं। एंड देन उसके बाद आता है एक और पोस्ट है 27 ना, हाँ 27 जो पोस्ट है वो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ। तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके ऑडिट का जिम्मेदारी इनके पास है जिला, तो ये पोस्टिंग भी इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगी। ये भी लेवल 9 है। एंड यस ऑडिट ऑफिसर है, तो लाइक वर्क लाइफ बैलेंस इनका अच्छा है, पेपर वर्क का ज़्यादा काम है। एंड जब आप ऑडिट करने जाएंगे पैक्स वगैरह कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तब आप जाके आपका वहाँ पे फील्ड वर्क रहेगा। सोशल स्टेटस अगेन जो भी इधर मतलब सेक्टोरल जो भी जॉब है, तो उनकी सोशल स्टेटस थोड़ी मतलब लोग में अवेयरनेस नहीं है, बट जब आप उनको अपने काम के बारे में बताओगे कि हाँ डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं या ARCS हैं, तो यस दे विल गेट टू नो कि हाँ ये काम है इनका, ये काम है इनका। तो यस जब आप बोलोगे कि यार यू आर लेवल 9 ऑफिसर, उसी से क्लियर हो जाता है बिहार में कि आप अच्छे पोस्ट पर हो। सो दिस इज़ ऑल द डिस्क्रिप्शन, 26 एंड 27 कि कौन सी पोस्ट कैसी है हमने देख लिया। अब इसके बाद हम एक बार प्रेफरेंस देख लेते हैं कि आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। तो आई होप जितने भी मोटे मोटे वर्क प्रोफाइल है वो आपने जान लिए होंगे, आपने अपना मन भी बना लिया होगा कि कौन से पोस्ट पे मुझे आगे रखना है, कौन से पोस्ट को मुझे पीछे रखना है। आपको लेवल को तवज्जो देना है, आपको वर्क लाइफ प्रोफाइल को तवज्जो देना है, या जो आपको सोशल स्टेटस है वो देखना है। एंड कुछ जो रियलिटीज़ हैं जो बच्चों के बीच कन्फ्यूज़न होती है एज ए BPSC कैंडिडेट, वो भी मैंने खोलने की कोशिश की है, सो दैट आप अच्छे से अपनी प्रायोरिटीज़ को फिल कर पाओ, प्रेफरेंसेस को फिल कर पाओ। सो हमने सारे पोस्ट की एनालिसिस देख ली पैरामीटर्स पे, और आई होप आपने भी सोच लिया होगा कि आपको किस तरीके से एक प्रेफरेंस भरनी चाहिए। बट कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो मेरी तरफ से क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बट इसको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको क्या चाहिए अपने जॉब में, उस हिसाब से फिल कीजिएगा जो भी मैंने आगे एनालिसिस किया है। तो ये जो प्रेफरेंस है इसको मैंने ऐसे रखा है कि बहुत लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जगह पुलिस सर्विस ज़्यादा पसंद है, तो उसमें भी मैं कुछ सफल करके बता दूंगी आपको कि इसमें आप ये कर सकते हैं। एंड जो मेरी जो प्रेफरेंस है वो ऑन द रियल बेसिस है कि अभी सारे कैडर्स में जो भी BPSC ऑफिसर्स के जितने भी कैडर्स हैं उसमें अभी क्या रियलिटी है, एंड कहाँ पे सारे एक्सपेक्ट्स को मिला के एक बेटर सर्विस बनती है अमॉन्ग ऑल द गिवन सर्विस। तो चलिए हम देखते हैं कि मेरी प्रेफरेंस क्या रहती अगर मैं BPSC में बैठी होती और 70th BPSC में मैं फॉर्म भर रही होती। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। सो इसमें आप देखोगे वरीय उप समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी, तो अगेन इसको मैंने 1 रखा है। बहुत को होगा कि जैसा मैंने रियलिटी बताया है कि जो SDC इज़ नॉट इक्वल टू SDM, तो इसको आप नीचे भी रख सकते हो। तो इसकी जगह फर्स्ट नंबर पे आप या तो बिहार एजुकेशन सर्विस रख सकते हो, या तो आप सब रजिस्ट्रार भी रख सकते हो। तो ये आप दोनों रख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा मैंने रखा है DYSP। अब बहुत लोगों को पुलिस सर्विस अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली आप DYSP पहले रखना, एंड जो जिला समादेष्टा है वो भी आप पहले रखना। तो DYSP आपका पहले रहेगा, फिर आपके जिला समादेष्टा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट रहेगा, एंड देन फिर उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को जोड़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही यूनिफॉर्म सर्विस से प्यार है तो आप काराधीक्षक को 3rd पे रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहले मैं बता देती हूँ, बाद में हम रिशफल कर लेंगे कि अगर किस में आपको ज़्यादा चॉइस है उस हिसाब से आप क्या रिशफलिंग कर सकते हो। तो पहला है SDC, सेकंड है आपका DYSP,
3rd है आपका डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, 4 है आपका बिहार शिक्षा सेवा, 5th है आपका अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक, 6th है आपका काराधीक्षक एंड 7th है आपका राज्य कर सहायक आयुक्त, 8 है आपका जिला अक्षेक्षण पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, फिर 9 है आपका सहायक निबंधक सहयोग समितियां एंड समक्षक जो कि ARCS है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन 10 है आपका नियोजन पदाधिकारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, 11 है आपका अवर निर्वाचन पदाधिकारी सब इलेक्शन ऑफिसर, 12 है आपका नगर कार्यपालक पदाधिकारी MEO। लेवल 7 में काफ़ी अच्छी पोस्ट है एंड हम सिर्फ लेवल पे नहीं जाएंगे, हम ऑल भी एक्सपेक्ट्स को देखेंगे कि किस हिसाब से आपको लाइक MEO को आप ऊपर रख सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट, आपको लेवल मैटर करता है तो इसकी जगह आप जो भी इसके बाद वाली जो लेवल 9 की पोस्ट है उसको डाल दो, ठीक है। देन 13 है आपका जिला अल्पसंख्यक कल्याण डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। देन 14 है आपका ADTO, इसको भी आप ऊपर रख सकते हो, ये भी लेवल 7 में अच्छी पोस्ट है। देन 15 है आपका सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग में सामाजिक सुरक्षा ADSS। 16 है आपका ADDE सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सहायक निदेशक। 17 है आपका बाल संरक्षण सेवा। 18 है आपका 18 कहाँ गया, 18 है आपका प्रोबेशन पदाधिकारी लेवल 9 का ऑफिस है, ये प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है जैसा हमने देखा था आगे। 19 है सहायक योजना पदाधिकारी APO, 20 है ग्रामीण विकास पदाधिकारी RDO, 21 है राजस्व पदाधिकारी एंड 22 है आपका ईक पदाधिकारी एंड 23 है संप्रवर्तन LEO, 24 है PPRO, 25 है सप्लाई इंस्पेक्टर, 26 है प्रखंड ब्लॉक SC/ST ऑफिसर एंड वेलफेयर ऑफिसर, 27 है आपका प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक प्रेफरेंस हुआ। अब मैं बताती हूँ कि इसमें आप क्या रिशफलिंग कर सकते हो। अगर आपको पुलिस सेवा में पसंद है, आपको यूनिफॉर्म जॉब पसंद है, तो आंख बंद करके DYSP को डालो फर्स्ट पे, सेकंड पे डालो डिस्ट्रिक्ट कमांड पे, थर्ड पे डालो काराधीक्षक, फिर उसके बाद जो भी ऑर्डर मैंने दे रखा है उस पर डाल जाओ। अब हम रियलिटी को ज़्यादा कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि SDC का पोस्ट सही में वाकई में अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो जो मेरा परसेप्शन रहा है एज ए फील्ड में, तो यस डाइवर्सिफाइड जॉब है, आपको बहुत स्कोप मिलेगा काम करने का एंड बट जो आपका जो पावर है बहुत लिमिटेड है। यू विल बी वर्किंग ऑन द DM डिस्क्रिप्शन। DM जैसे आपको ऑर्डर देंगे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे तो सारे ही जो भी कैडर्स हैं BPSC के, तो वो तो है ही कि आप जो UPSC से सेलेक्टेड है, DM है, SDM है, उनके अंडर आप काम करोगे। बट जो एक स्कोप था, जो पहले का स्कोप था, SDCs की नंबर कम थी और प्रोबेबिलिटी हाई थी कि SDCs SDM बनेंगे विदाउट दैट मच ऑफ जगलिंग इन द डिपार्टमेंट, तो वो स्कोप अब कम हो गई है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एक कार्यालय में, एक कलेक्ट्रेट में आपको 10, 12, 13 SDCs मिलेंगे एंड 70th BPSC के बाद तो और SDCs बढ़ जाएंगे। तो यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग द SDCs बिलो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि बिहार शिक्षा सेवा को फर्स्ट पे डाल सकते हो, या आप डाल सकते हो अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक को आप फर्स्ट पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है। जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है, अगर आपको जाना है कि नहीं, आपको डाइवर्सिफाइड फील्ड में करना है काम, तो SDC है। और जो भी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी कि आप SDM बन जाओगे तो वो भी SDC में है, ठीक है। बाकी कैडर में उतनी प्रोबेबिलिटी तो है नहीं कि आप SDM बनो, है ही नहीं प्रोबेबिलिटी ना। आप प्रोमोट होके जो उसमें जो हायरार्की होगी वो प्रोमोट होके बनोगे ना, थोड़ी कि आप SDM का प्रभार आपको मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं है। एंड ज़्यादातर जो IAS में भी लाइक प्रोमोट होते हैं वो भी ज़्यादातर बास के ही होते हैं, दूसरे कैडर से बहुत ही कम होते हैं, उसकी परसेंटेज ही बहुत कम होती है, तो ऑब्वियसली कम ही होंगे दूसरे कैडर से। तो वो सारे एक्सपेक्ट्स को देखोगे तो यस SDC अभी भी बाकी कैडर के तुलना में ठीक है वर्क के मामले में। बट जो एक लाइक डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा DM के डिस्क्रिप्शन पे, तब वहाँ पे आपकी अच्छी पोस्ट रहेगी ऑब्वियसली। और बाकी ऐसे तो यस डाइवर्सिफाइड है, तो यू कैन टोटली ऑप्ट फॉर इट। और मैंने बता ही दिया, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो नीचे वाले जो मैंने ऑर्डर दिया है उसको आप सफल कर सकते हो। एंड जो भी पुलिस लाइन में, बस पुलिस वाले को ऊपर कर लो, बाकी जो मैंने बताया है उस हिसाब से आप अपना जो पहले मैंने एनालिसिस की है जॉब्स की, प्रोफाइल की, उसको सोच के उस तरीके से आप फिलअप कर लो।
तो आई होप आपको काफ़ी क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि जो भी सर्विसेज और कैडर्स हमें दिया गया है इस 70th बीपीएससी मेंस में और इस 70th बीपीएससी के वैकेंसीज़ में, तो आई होप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई होगी कि कौन सी पोस्ट, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है एंड कैसा आपका सोशल स्टेटस रहेगा, कैसा आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, जो ऑल कैंडिडेट्स मेज़र करते हैं एक प्रोफाइल को कि इसमें मुझे जाना चाहिए नहीं चाहिए जाना चाहिए। एंड ठीक है, आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखो एंड देन उसके बाद एनालिसिस खुद से करो कि कौन सी पोस्ट में आपको सफलिंग करनी है। मैं ये तरीका बताऊंगी कि जो मैंने बताया है वो एक बार लिख लो एंड देन उसके बाद फिर से आप एनालिसिस वाली वीडियो देखो मेरी एंड देन उसके में रिसफल करो कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, कौन सा पोस्ट नहीं चाहिए, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा बहुत कुछ। एंड कल से लाइक आप 21st को ये वीडियो देख रहे होगे तो बेसिकली आज से ही आपकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी 1-2 दिन ले लेना एंड जो भी लाइक उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं एक बार पढ़ लेना अच्छे से नोटिफिकेशन, उसमें सब कुछ लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स में साइज़ क्या होने चाहिए, फ़ोटो की साइज़ क्या होने चाहिए, देन उसके बाद फिलअप करना, क्योंकि वो सेशन आउट हो जाता है तो फिर आपका बार बार आपको रिपीटेटिव एक ही स्टेप्स को फॉलो करते रहना होता है। तो एक बार मैं वो भी वीडियो ले आऊँगी कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उसमें करने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं देखती हूँ अगर वो वीडियो बन पाती है तो मैं वो भी ले आऊँगी, जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एनसीएल को रिलेटेड, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो ले आती हूँ जिसमें वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड अच्छे से फॉर्म भरिए, एकदम रिलैक्स होकर फॉर्म भरिए, 2-3 घंटा लगे तो लगे, लेकिन कोई भी गलतियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड आई होप आप 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और उसी को कंटिन्यू करते रहिए एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। एंड जो नोट्स हैं लाइक 70th बीपीएससी के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रितेश सर के नंबर पे, तो वहाँ पे आपको नोट्स भी वो प्रोवाइड करवा देंगे इफ़ यू वांट दैट। अगर आपके पास कोई भी अपनी नोट्स नहीं है, कोई भी कोचिंग सोर्सेज के नोट्स नहीं है, तो वो जो सैम्पल्स हैं यू कैन चेक ऑन माई टेलीग्राम, वहाँ पे वो अपलोडेड हैं, सो दैट आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके की नोट्स जारी है। एंड डेटाज हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, एक होलिस्टिक सारे सब हेडिंग्स को हमने उसमें कवर किया है, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द बेटर कवरेज ऑफ द टॉपिक। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।